माय ऑल व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद रहमान ज़ैदी और हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो है ट्रांसफार्मर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन डिस्कस की थी। ठीक है, और ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्टैटिक डिवाइस है जो पावर को ट्रांसफ़र करती है एक इलेक्ट्रिक सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिक सर्किट में विदाउट चेंज किए पावर और सिस्टम की फ्रिक्वेंसी को। ठीक है, यानी हमने ये पढ़ा समझा था कि ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पावर होती है वो इज इक्वल टू होती है सेकेंडरी पावर के, और प्राइमरी फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू है सेकेंडरी फ्रिक्वेंसी की। ठीक है, अब हम लोगों ने ये जानना है, इस वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर में पावर और फ्रिक्वेंसी किस तरह सेम रहती है। ठीक है, पावर क्यों ट्रांसफार्मर में सेम रहती है और इसकी क्या वजह है, और सेकेंडरी क्यों ट्रांसफार्मर में सेम रहती है, फ्रिक्वेंसी क्यों ट्रांसफार्मर में सेम रहती है, इसकी क्या रीज़न है। ठीक है, आज हम ये रीज़न इस लेक्चर में समझेंगे। लेट्स सपोज, और लास्ट टाइम मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ये ट्रांसफार्मर है, ये इस ट्रांसफार्मर में जहाँ पर हम लोड कनेक्ट करते हैं वो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। अब लेट्स सपोज हम सपोज करते हैं कि जो हमने लोड ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट किया है ये रेजिस्टिव लोड है। ठीक है, हम लेट करते हैं कि जो लोड हमने कनेक्ट किया है वो हमारे पास है रेजिस्टिव लोड, और रेजिस्टिव लोड की ये प्रॉपर्टी है कि इसका जो पावर फैक्टर होता है, अगर ये प्योर रेजिस्टिव लोड है, पावर फैक्टर या कोस फाई जो होता है वो होता है हमारे पास 1, यानी यूनिटी। रेजिस्टिव लोड में जो पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है। तो सिंगल फेज पावर का फार्मूला आपको पता है, P इक्वल टू वी आई कोस फाई। ठीक है, कोस फाई सिंगल फेज, ये एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है तो सिंगल फेज पावर का फार्मूला हमें पता है वी आई कोस फाई है। तो P इज इक्वल टू वी आई, और अगर कोस फाई को हम सपोज कर लें कि ये जो लोड है हमारे पास रेजिस्टिव लोड है तो कोस फाई रेजिस्टिव का 1 होता है, तो इंटू 1 अगर हम पुट करें तो पावर का फार्मूला इज इक्वल टू होगा V इंटू आई। ठीक है, V इंटू आई, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। अब इसमें क्या हमने ये बताया डेफिनेशन में कि प्राइमरी पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी पावर की, यानी जो प्राइमरी पावर है वो इज इक्वल टू होती है ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी पावर के। अब पावर P इज इक्वल टू वी आई के इक्वल है, तो इस P की जगह हम V इंटू आई लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये प्राइमरी साइड है तो प्राइमरी के वोल्टेज, प्राइमरी के करंट, इसी तरह यहाँ पर हम Vs इंटू आई एस हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ट्रांसफार्मर में होता क्या है कि ये ट्रांसफार्मर जो आपको डायग्राम दिखाई दे रही है इसमें सेकेंडरी साइड की जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो एज कम्पेयर टू प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स के कम है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टर्न है। यहाँ पर कितनी 1 2 3 4 5। तो जब टर्नें सेकेंडरी साइड की प्राइमरी के एज कम्पेयर टू कम हो तो उस ट्रांसफार्मर को कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, वोल्टेज इसको स्टेप डाउन कर रहा है। तो अब हमारे पास जो ये सेकेंडरी वोल्टेज हैं ये क्या होंगे, ये कम होंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है। तो अब ट्रांसफार्मर क्या करता है, जब वो वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है उसके ही अकॉर्डिंगली वो करंट को उतना ही स्टेप अप कर देता है। तो हमारे पास पावर डिपेंड करती है वोल्टेज और करंट पे। अगर वोल्टेजेस कम हो रहे हैं तो ट्रांसफार्मर की करंट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जब करंट इंक्रीज हो जाती है तो इसको मल्टीप्लाई करें तो पावर हमारे पास सेम रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है सर, ट्रांसफार्मर की पावर इसलिए सेम होती है कि जब ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो अगर वोल्टेजेस को स्टेप डाउन करता है तो करंट को उसी रिस्पेक्ट से स्टेप अप कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास पावर सेम रहती है। और इसी तरह अगर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, अगर वो वोल्टेजेस को स्टेप अप करता है तो करंट को उसी रिस्पेक्ट से कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास पावर सेम रहती है। ठीक है, तो पावर का आपके पास ये आंसर है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मैंने तो कह दिया कि वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर का असूल है, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है, वोल्टेज कम करेगा करंट बढ़ा देगा, वो वोल्टेज ज्यादा करेगा करंट कम कर देगा, ये प्रिंसिपल है। ठीक है ना, ये हम आंसर दे सकते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफार्मर ऐसा क्यों करता है कि वोल्टेज को कम कर दे और करंट को कैसे बढ़ा देता है, और ये कैसे पॉसिबल है, किस तरह है। ठीक है, तो इसकी भी एक रीजन है, इसके लिए भी मेरे चैनल के साथ हम मुंसलिक रहें और नेक्स्ट वीडियो को वेट करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा पॉसिबल होता है लेकिन इसकी क्या रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी।
ट्रांसफार्मर फ्रिक्वेंसी किस तरह हमारे पास सेम रहती है? उसका आंसर क्या है? उसका आंसर ये है कि अगर एक हमारे पास नॉर्थ पोल है और एक हमारे पास अगर साउथ पोल है, इसके दरमियान अगर हम एक कंडक्टर है और यहाँ पर हमारे पास लाइन ऑफ फ्लक्स है, ठीक है। जब ये कंडक्टर लाइन को कट करेगा, मूव करेगा, इसमें अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब जब ये कंडक्टर को हम किसी मैकेनिकल पावर से मूव करवाएंगे, तो जब ये मूव करेगा, तो जब ये पूरा एक साइकिल बनाएगा, 360 का सर्कल बनाएगा, तो बनेगा सर्कल, सर्कल से फिर बनते हैं हमारे पास साइकिल, ठीक है। और साइकिल जब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 टाइम हम इसको मूव कराएंगे तो 50 साइकिल पर सेकंड फ्रीक्वेंसी होगी। यानी जब ये कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैकेनिकल फोर्स से मूव करेगा, तो ये 1 से अपनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। अगर एक दफा मूव करेगा 1 सेकंड में, तो इसकी सेकंड फ्रीक्वेंसी होगी 1 साइकिल पर सेकंड फ्रीक्वेंसी। अगर ये 1 सेकंड में 50 दफा हम इसको मैकेनिकल तौर पर मूव करवाते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 50 साइकिल पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 50 दफा इसने घूमा है। तो ये डायग्राम बनाने का मकसद ये है कि फ्रीक्वेंसी के लिए रोटेशन होना जरूरी है। जब कोई चीज रोटेट करती है तो वो बनाती है साइकिल, और उन साइकिल को जब हम काउंट करते हैं पर सेकंड में, तो हमारे पास बनती है फ्रीक्वेंसी। तो ट्रांसफार्मर में रोटेशन पार्ट कोई नहीं है। ट्रांसफार्मर क्या है? स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, इसमें सेकेंडरी जो होती है रोटेट नहीं करती, इसलिए ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज ही ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। ये इसका आंसर है कि ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज नहीं होती सर? इसलिए चेंज नहीं होती क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो स्टैटिक है। तो जब कोई चीज स्टैटिक होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी वो उससे जिस सोर्स पे वो डिपेंड कर रही है। वो सोर्स क्या? प्राइमरी वाइंडिंग। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग की फ्रीक्वेंसी होगी वही एज इट इज सेकेंडरी वाइंडिंग की फ्रीक्वेंसी होगी। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि हमने चेंज करनी है तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हमने चेंज करनी है तो हम सेकेंडरी को किसी मैकेनिकल फोर्स से मूव करवाना शुरू कर दें। जब सेकेंडरी को किसी मैकेनिकल फोर्स से मूव करवाएंगे तो ये 1 से अपनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगी, और जितनी दफा हम इसको मूव करवाएंगे उतनी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अगर 1 सेकंड में हम इसको 50 टाइम मूव करवा देते हैं तो ये इसकी 50 साइकिल पर सेकंड फ्रीक्वेंसी होगी अगर मूव करवा देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी पावर भी सेम होती है और ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है। आज के लेक्चर में हमने ये समझा, ठीक है। अगर आपको लास्ट में ये कहूँगा, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, और अपना ख़ास तौर पर ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।